सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन एजुकेटर पर वेलकम है। और डियर फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल्स के अगले कॉन्सेप्ट को। पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स के आई थिंक जो भी 10-12 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा था। आज हम और ये भी हमने बताया, याद रखिएगा आप लोग कि हमने पिछले क्लास में इन जनरल मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इज इक्वल टू NE है ना, एंड इलेक्ट्रिक करंट यानी I इज इक्वल टू Q/T, इन पे बेस्ड मोस्ट ऑफ केसेस यानी मोस्ट ऑफ जितने प्रॉब्लम्स थे हमने इन पे बेस किए थे। ठीक है, आज हम इनके आगे फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करते हैं और आज पूरा हम लोग इलेक्ट्रिक पावर तक का कैलकुलेशन करेंगे। मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं है ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड वाले, उन सब का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चंस को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेंगे। पिछली बार में आई थिंक ठीक है, इतना तो याद ही रहा था। ठीक, आई थिंक मुझे लेना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से था यार, V इक्वल टू I। हाँ, ठीक, क्वेश्चन 6 है, अ सर्किट हैज अ 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्वेश्चन में एक अ सर्किट has a potential difference of 16 volt, आई थिंक उतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 एंड ठीक, रेजिस्टर ऑफ 60 वाट एंड रेजिस्टर ऑफ 24 ओम। ठीक है, फाइंड the amount of current, find the amount of current, find the amount of current। पढ़िए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखिए। अ सर्किट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वाट है ना, सॉरी 60 वोल्ट एंड रेजिस्टर ऑफ 24 ओम। मीन्स कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी या फिर सेल लगी हुई है वो 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है और उस सर्किट में जो भी वायर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। हमसे क्या कैलकुलेट करना है, करंट बताना है। तो सीधा ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया जाए, है कि नहीं, ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए गिवन क्या है यहाँ पे, आप देखेंगे तो गिवन होगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, एंड करंट सॉरी रेजिस्टर होगा आपका 24 ओम। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ से बताइए आपका I क्या आ जाएगा, V/R, तो जो कि होगा 60/24, जो हो जाएगा 2.48 से 12 120 20 पंजे 100 4 पंजे 20 2.5 एम्पियर। समझ में आया, बहुत आसान था। करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2.5 एम्पियर का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हम इसी के नीचे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम लेते हैं आपका होना चाहिए मुझे, ठीक है, an electric iron draws a current of, क्वेश्चन देखिए, and electric iron draws a current of शायद 2.5 सॉरी कितना है, draws a current of 3.4 एम्पियर, draws a current of 3.4 एम्पियर when क्या हो रहा है, from the 220 volt supply line, ampere from the 220 volt supply line। ठीक है, आगे क्या है, वोल्ट सप्लाई लाइन। while current will this iron, अच्छा सॉरी, what current will this iron down when कनेक्टेड टू, अच्छा ठीक है, सॉरी वहाँ लिख नहीं जाता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या इसी में लिख रहा है, व्हाट करंट will it draws
when connected across 120 वोल्ट लाइन। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर मैं समझा रहा हूँ। कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट किया जाता है तो वो 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। लेकिन क्या पूछ रहा है, जब हम उसके सप्लाई लाइन को सीधा हाफ कर देंगे, यानी 220 से 110 वोल्ट कर दिया सप्लाई लाइन को, तो उस केस में वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। पहले इस इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है, इस करंट और इस पोटेंशियल डिफरेंस की डाटा की मदद से हम पहले रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसी रेसिस्टेंस का यूज करके यहाँ पे हम करंट का वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गिवन पहले क्या है, गिवन क्या है इस केस में, इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन से देखिए तो गिवन है आपको I इक्वल टू दिया है 3.4 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इन दोनों की मदद से रेसिस्टेंस निकालेंगे। रेसिस्टेंस ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, V बाई आई होगा, है ना, V इक्वल टू आई होगा, तो V बाई आई, V कितना है आपका 220 होल डिवाइडेड बाई 3.4, तो डिवाइड कर डालिए इसको, ये हो जाएगा आपको 220/3 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, या और कैलकुलेशन करना चाहें तो कहिए क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, सॉरी 34 होगा ना, 34 को डिवाइड करो कितनी बार में हो रहा है आपका, 5 बार में नहीं, 6 बार में, 8 बार में, देखो नहीं 6 7 बार में 210 नहीं, 8 बार में, सॉरी 6 बार में 180, 424, 7 बार में 210, ये जाएगा आपका 6 बार में आपका देखेंगे तो हो जाएगा 180, 24 है ना, 204 तो बचेगा आपका आई थिंक 16, 160 हो जाएगा, तो 5 फिर 4 बार में, है ना, आई थिंक 0.4 इंटू 10, लगभग ये 64 ओम आएगा। कैलकुलेशन करेंगे आप, यहाँ से डिवीजन करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस कितना आएगा, 64 ओम में अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसका वोल्टेज लाइन, यानी जो सप्लाई लाइन 220 वोल्ट था वोल्टेज, उसे कम करके 110 कर दें तो क्या करंट ये ड्रॉ करेगा। तो इस केस में अगेन देखो V दिया है कितना 110 वोल्ट, R आपने अभी भी निकाला है 64 ओम, करंट कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, देख लीजिए। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई R, V कितना है आपका 110/64, जो कि यहाँ से करंट आएगा 64 1 जा 64, पॉइंट हटा देंगे तो 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 यानी कि 460 का मतलब 6 बार में नहीं 5 बार में ना, 460 हो जाएगा, तो 64 से करो, आई थिंक 42 28, 42 और 28, ठीक है। ये 1.7 एम्पियर आएगा, कैलकुलेशन आप करेंगे तो 1.7 एम्पियर। तो डिवीजन बहुत आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, फटाफट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन जब इसमें 3.4 एम्पियर करंट 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे जा रही थी, तो उससे हमने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस फाइंड किया, फिर रेजिस्टेंस का यूज हमने नेक्स्ट टाइम फिर से अगेन ओम्स लॉ अप्लाई किया, और रेजिस्टेंस का यूज करके हमने क्या बता दिया, सॉरी ओम्स लॉ का यूज करके हमने करंट का कैलकुलेशन कर लिया। तो क्या ये बात समझ में आई, दोनों क्वेश्चन मिटा देते हैं और दोनों क्वेश्चन इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, अगला है अच्छा, अ करंट ऑफ इतना एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ 4 किलोवाट रेसिस्टर। क्वेश्चन है अ करंट ऑफ आई थिंक कितना होना चाहिए 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 4 किलो ओम रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोज थ्रू अ 4 किलो ओम रेसिस्टर, 4 किलो ओम रेसिस्टर। What will be potential difference? What will be potential difference? समझ में क्वेश्चन देख लीजिए। 200 मिली एम्पियर का करंट 4 किलो ओम रेसिस्टर से पास करता है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा।
देख लिया जाए, है ना स्टूडेंट्स। तो करंट है आपका 200 मिली एम्पियर और जो जिस रेसिस्टर से वो पास हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 4 किलो ओम। तो ठीक है, कोई नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे फिर से देखते हैं गिवन में हमारे लिए क्या मिल रहा है। गिवन में अगर आप देखें तो करंट दिया है आपको 200 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको तुरंत एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए, 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे रेसिस्टर दिया हुआ है इसका 4 किलो ओम है, किलो को कन्वर्ट कर दो 1000 यानी 10 के पावर 3 ओम। रेसिस्टर भी मिल गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा, बस यूनिट कन्वर्ट करना था इन लोग का, इनको मिली एम्पियर से एम्पियर में कितना डालना था, इनको किलो ओम से ओम में। तो यहाँ से आई पूछ रहा है आपसे, सॉरी वी पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, वी इक्वल टू अप्लाई कर दो आई इंटू आर, या यहाँ पे कर लो, लो वी इक्वल टू आना है आपका आई इंटू आर, क्या हो जाएगा, आई आपका दिया हुआ है 200 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आर दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 3, जो कि आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर आई थिंक देख लेंगे 10 पावर 3 10 पावर 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा 800 वोल्ट, ठीक है। यानी कि इस मतलब ये जो करंट जिस भी रेसिस्टर से पास हो रहा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना मिलेगा, 800 वोल्ट का मिलेगा। किया क्या हमने इसमें, भाई करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, वी ही पूछ रहा था, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा था, हाँ, लेकिन करंट को हमें मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया और किलो ओम से हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ओम में, ठीक है। तो अब इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे है हमारा, जो कि होना चाहिए ग्राफ वाला है ये, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ वाला है, जरा सा इसके लिए मैं इसे इरेज करूंगा तभी बताता हूँ। ग्राफ के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी हमें देखना जरूरी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन्होंने करंट, चलिए यहाँ से लिखते हैं, करंट आई और वी का कुछ इन्होंने डाटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, 1.6 3.4 6.7 10.2, ओके स्टूडेंट्स, एंड 13.2। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन ये है हमारे लिए, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को रीड करिए एक बार, देखिए ये कुछ अलग क्वेश्चन हमारे लिए है, ठीक है। ओम्स लॉ पे ही है, बस हाँ थोड़ा सा यहाँ क्या है, हमने ओम्स लॉ जब आपको डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने पोटेंशियल और करंट में ग्राफ नहीं ड्रॉ करवाया था, ठीक है। ध्यान से शायद स्किप कर गया होगा, तो याद कर लीजिए यहाँ पे कि जब हम ओम्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो हमने बताया था करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी यहाँ से जो V इक्वल टू आई आर आया था, यानी आपने देखा था V और I या I और V में डायरेक्टली रिलेशन था। तो हमने क्या किया, हम वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ना, पोटेंशियल और करंट के क्रॉस, ठीक है। पोटेंशियल करंट, हम एक्स एक्सिस के अलावा पोटेंशियल, वाई एक्सिस के अलावा करंट ले रहा है, रिवर्स भी किया जा सकता है। तो पोटेंशियल और करंट, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल और करंट के अलावा जब ग्राफ ड्रॉ किया गया था, ठीक है, तो वो ग्राफ जो मिला था वो एक स्ट्रेट लाइन मिला था, ठीक है। तो आज यहाँ पे हमें ग्राफ तो ड्रॉ करना ही है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, सीरीज करना चाहिए मुझे। देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि करंट और पोटेंशियल का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको दिया हुआ है और कह रहे हैं कि V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए और इस डाटा की मदद से ये जिस भी चीज़ का डाटा है, किसी कंडक्टिंग वायर का होगा, किसी मटेरियल का होगा, उसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो ग्राफ प्लॉट करना हमको आता है, प्रीवियस 9th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा होगा, तो आपको एब्सिसा है ना, इस तरीके मान लो 1.3 को ड्रॉ करना होता तो क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे 1 चलते थे, वाई पे 3 चलते थे, पॉइंट यहाँ पे मिलता था, कहते लोग पॉइंट हमारा 1,3 मिल गया है ना। एक्सिस और ऑर्डिनेट की मदद से पॉइंट को प्लॉट करते थे ना। तो आइए हम जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए करना है स्टूडेंट्स की करना तो खैर कुछ खास नहीं है, हम लिखेंगे V
plot potential difference across x-axis and current, ठीक है स्टूडेंट्स, करंट अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक, पहले ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या अगर ऐसा करना है तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लो, ये हमारा इस तरीके से कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमने अपना क्या किया है, पोटेंशियल को एक्स एक्सिस के अलाउंस कर दिया है, जो कि किस में है, वोल्ट में स्टूडेंट्स। ठीक है, और करंट को किधर कर दिया है, वाई एक्सिस के अलाउंस, जो कि किस में है, एम्पियर में। दिख रहा है। अब जरा स्केलिंग कर लेते हैं। आई थिंक सीधा दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप सही कर ले सकते हैं बढ़िया से बनाएंगे तो। और ये लगभग ऐसा कुछ है। चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें कि अगर हम इसको ले ले 0.5, थोड़ा नीचे लेना चाहिए। अगर हम इसको ले ले 0.5, इसको 1.0, तो 2.0, 3.0, 4.0। ठीक है, तो नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा 0.5 एम्पियर, 1.0 एम्पियर, 2.0 एम्पियर, 3.0 एम्पियर और 4.0 एम्पियर। ठीक है, चलो, ये हमारा करंट का क्या है, स्केलिंग हमने कर दिया एक्स एक्सिस के अलाउंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस के, इसको वाई एक्सिस के अलाउंस किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस के अलाउंस करना है, तो इसी तरीके की स्केलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेना चाहेंगे 13 तक, है ना। तो चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इक्वेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा बढ़ा देते हैं। 11, 12, 13, 14। चलो, ये 14 कर दिया हमने। ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए 1.6, अगर हम इसको नाम देते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए, ऐसे हमने नाम दे दिया स्टूडेंट। अब देखिए ब्लैक पॉइंट से, ब्लैक मार्कर से हम पॉइंट बनाने जा रहे हैं। ये 1.6 अगर हम बात करें तो करीबन इधर कहीं होगा 1.6 यहाँ पे। ठीक, 1.6 के करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 0.5। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे और इसके सामने आएंगे, यानी कि हमको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक, ब्लैक वाला पहला पॉइंट मिला। ठीक, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं हम बता रहे हैं उसको। अभी हमने नंबरिंग कर ली है ना, स्केलिंग करनी है, सॉरी, हमने पोटेंशियल को एक्स एक्सिस के अलाउंस लेके स्केलिंग कर ली और करंट को वाई एक्सिस के अलाउंस लेकर के स्केलिंग कर ली। अब हम पॉइंट ढूंढेंगे। वो पॉइंट कैसे मिलेगा, एक पॉइंट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, दूसरा पॉइंट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, तीसरा पॉइंट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग। अब वो पॉइंट कैसे लेंगे, देखेंगे 1.6 वोल्टेज के अक्रॉस कितना करंट है, 0.5 एम्पियर का। तो हमने मैच कराया 1.6 लगभग यहाँ पे होगा, तो उससे ठीक ऊपर 0.5 पे करंट पॉइंट है मिला। पॉइंट भी देखो 3.4, 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा 3.4, इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो अगर आप देखेंगे 3.4 और इसके करस्पॉन्डिंग, आई थिंक ये आपका यहाँ पे आएगा। देखो स्टूडेंट, पॉइंट बी मिल गया। चलो कोई नहीं। सी क्या है, 6.7, 6 और 7 के बीच में 6.7 लगभग यहाँ पे आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो ऊपर चले जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, लगभग 6.7 यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से और ये लगभग यहाँ पर थोड़ा ऊपर आना चाहिए, 6.7। लो एडजस्टमेंट्स, ये पॉइंट सी मिल गया तीसरा। अब 10.2 ध्यान से देखिएगा, 10.2, 10.2 लगभग यहाँ पे होगा, इसके करस्पॉन्डिंग 3 एम्पियर। तो इसको ऊपर ऐसे सीधा लेकर के आएंगे 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 और करीबन पीछे जाएंगे, और ये थिंक ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये 10.2 का मतलब इसी के करीबन यहाँ पर ये पॉइंट होगा। इस पूरे को इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिला। अगला पॉइंट क्या है, 13.2, 13.2 लगभग इसके करस्पॉन्डिंग ये जाएगा 4 के पास, 4 लगभग यहाँ पर, और ये 13, यानी यहाँ से ले जाएंगे तो करीबन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इरेज कर देते हैं। चलिए, हमको मेन एक्चुअली पॉइंट ढूंढना था, तो हमने इन पॉइंट्स को क्या किया है, रफली हमने चेक कर लिया है। आप कॉपी पे करेंगे तो रफली चेक नहीं करेंगे, और एक इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती हुई दिखेगी। देखिए मैं इसको ब्लैक कलर से मिला रहा हूँ, तो ये करीबन आई थिंक इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अगर आप बनाएंगे बढ़िया सा तो एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा लगभग, आप यहाँ पे मान करके चलिए। ठीक है,
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्केलिंग से बनाएंगे ना स्केल से, तो एक प्रॉपर ग्राफ मिलेगा। उसके लिए मैं समझना कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, कि हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल को स्केलिंग करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग करंट की स्केलिंग करेंगे, और हर पोटेंशियल और करंट के ड्रॉप के अक्रॉस हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट ढूंढेंगे, फिर उन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा वी और आई के बीच में ग्राफ रेडी हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करें तो वैल्यू आपको मिलने ही वाली है, जितना पोटेंशियल का यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है, वो एग्जैक्टली उतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा, ये तो वी और आई के बीच में ग्राफ स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया। हमको रेसिस्टेंस भी बताना है, सॉरी यहाँ से हमको रेसिस्टेंस का भी कैलकुलेशन करना है। तो अब रेसिस्टेंस कैसे करते हैं ये देखिए। रेसिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे किसी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ ब्लैक कलर से सर्कल बनाऊं, मैं 9 और 5 के क्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो V मैं ले रहा हूँ वो एक्चुअली 9 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, सॉरी 9 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, यानी कि कहने का 4 वोल्ट का मैं ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, V चूंकि रेसिस्टेंस बताना है तो उसके लिए हमको V चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, I चाहिए होगा। तो V तो हमने ले लिया, कैसे बोला कि इस एक्स एक्सिस पे हम किसी दो पॉइंट को लेंगे, है ना, दो पॉइंट यानी दो पोटेंशियल के वैल्यू को लेंगे और उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमने 9 और 5 को पिक किया। अब करंट कैसे लेंगे, अब हम क्या करेंगे, आई के इस 5 के ऊपर जाएंगे, करस्पॉन्डिंग देखेंगे यहाँ पे करंट क्या है, ठीक, और 9 के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे करंट की वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 और 2 के बीच में रहा है, और ये 9 वाला 2 पे थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो मान लो इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिल रही है लगभग। और ये जो तुम्हारा 5 वाला है, मान लो ब्लू वाले से मैं बना रहा हूँ, ब्लू वाले से छोड़ो, ब्लू वाले से समझना। मान लो मैं इसको ब्लू वाले से बना करके इतना ले जा रहा हूँ, और ये 5 वाले के करस्पॉन्डिंग मान लो वैल्यू जा रही है 1 पॉइंट। मान लो ये वैल्यू जो हम ब्लैक वाले से यहाँ लिख रहे हैं, मान लो ये तुम्हारी वैल्यू है 2 पॉइंट, बढ़ा लिखते हैं, मान लो ये वैल्यू तुम्हारी है जो ब्लैक वाली 2.6, और ये वैल्यू तुम्हारी है जो कि 1 पॉइंट मान लो 6 है, इतना मान के चलो, ठीक है। ये मैं खुद से वैल्यू ले रहा हूँ, आप जब करेंगे वो एग्जाम मतलब स्केलिंग करेंगे तो आपको प्रॉपरली मिलेगा। तो जिन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने पोटेंशियल लिया था, उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको करंट भी लेना पड़ेगा। हमने पोटेंशियल 9 और 5 के करस्पॉन्डिंग लिया था, तो हम इसी के करस्पॉन्डिंग देखें करंट कितना है 1.6 एम्पियर, इसके करस्पॉन्डिंग करंट देखें तो 2.6 एम्पियर। ये 1.6 और 2.6 मैंने खुद से एज्यूम किया है, आप स्केलिंग से बनाएंगे तो प्रॉपरली वो बनेगा। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू लोगे हमारी 2.6 माइनस 1.6, जो कि आएगा 1 एम्पियर। तो बताओ रेसिस्टेंस यहाँ से क्या आ जाएगा, जो कि आएगा V = IR होता है ना, IR का रेसिस्टेंस V/I, यानी कि V कितना है 4/1, यानी कि रेसिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी ग्राफ वाला भी क्वेश्चन से अगर आता है ओम्स लॉ में, ठीक है, ओम्स लॉ के बेस पे अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही अप्रोच करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो वोल्टेज क्या करेंगे, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और करंट भी इन्हीं के अकॉर्डिंग लेंगे, इन्हीं दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करंट लेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे और इन्हीं के डिफरेंस की मदद से रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है। अब देखिए थोड़ा सा अब लिखते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या है। कि इसमें दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ कितना है 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन आई थिंक दिया होगा 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। और क्या बताना चाहिए, रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, इन्होंने दे दिया है वैल्यू 1.7 × 10⁻⁻⁸ ओम ×
मीटर। जरा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़िए, रीड करिए जरा क्वेश्चंस को। तो देखिए क्या गिवन है, चलिए हम बताते हैं। हमें कोई कॉपर वायर 1 मीटर लेंथ वाला कोई कॉपर वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है और रेसिस्टिविटी भी हमको गिवन है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अभी रेसिस्टेंस करंट वोल्टेज का कैलकुलेशन ओम्स लॉ के हेल्प से किया जा रहा था। अब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वहां से हमने एक रिलेशन निकाला था। आज उसी रिलेशन पे क्वेश्चन मिला हुआ है। तो कोई नहीं, वायर जनरली देखिए जब भी होगा आपका सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल का मतलब इसका अपना कुछ लेंथ होगा और यहाँ पे ये जो इसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और ये किसी न किसी मटेरियल का बना होगा जिसको हम रो नाम देंगे। हर बार ये 3-4 बातें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, गिवन क्या है जरा देखिए। ठीक है स्टूडेंट, गिवन क्या क्या है। तो अगर आप देखेंगे लेंथ दिया हुआ है वायर का, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया हम जिसको ए बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। कोई नहीं, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर से। तो पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर में सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड होल स्क्वायर, ये आपका भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, सेंटीमीटर से हम किस में ले जाएंगे, मीटर में ले जाएंगे। ठीक है, मीटर में चाहिए ही होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ये आपका आ जाएगा 1/100। ठीक, अब क्या करेंगे, चूंकि सेंटीमीटर में आया है, ठीक है स्टूडेंट, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 और बस पूरे का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी मीटर स्क्वायर में। मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने मिलीमीटर स्क्वायर से पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10 से डिवाइड करके। ठीक, अब सेंटीमीटर की जो वैल्यू आई थी वो थी 1/100। अभी सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पूरे का स्क्वायर होगा। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया की वो आएगी 2 में 1 2 3 4 तो आ जाएगा 4 गुना क्या 10⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया 2/10⁸ मीटर स्क्वायर आ चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और एक और चीज आपको दी हुई है, रो दिया हुआ है 1.7 × 10⁻8 ओम इंटू मीटर, यानी कि आपको एल भी दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है, आपको रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी पता है। तो आपको रेसिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या चाहिए, रो इंटू एल अपॉन में ए। बहुत आसान है, तो जरा मैं इसे इरेज कर दूं साइड वाले को। चलो, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो कितना है 1.7 × 10⁻8 इंटू एल कितना है 1 होल डिवाइडेड बाई ए कितना है 2 अपॉन में 10⁸। आपको पता है पूरी, अगर आप इनकी यूनिट को रखेंगे तो पूरी यूनिट कैंसिलेशन के बाद ओम में ही आएगी। ठीक है, उसे दिखाना चाहिए, दिख जाएगा। तो बताइए ऊपर से आएगा तो हो जाएगा 1.7 × 10⁻8 इंटू 10⁸ होल डिवाइडेड बाई 2। ये तो 1 हो जाएंगे मिला करके, ये हो जाएगा 1.7 अपॉन में 2, यानी कि आंसर जो आएगा 17 है ना, तो 2 करोगे 8.5 यानी कि 0.85 ओम। जो रेसिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स 0.85 ओम के बराबर आएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, बहुत आसान है। ये तो सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे, आप थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड अगर मिलते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाले पे, है ना, अगर आपको इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस मिलता है तो कुछ नहीं, बस देखिए इसमें R रेसिस्टेंस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का, L उसका लेंथ है और रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। कुछ न कुछ 3 अननोन वैल्यू दी रहेंगी, 3 वैल्यू दी रहेंगी, एक अननोन वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो आई होप इस फॉर्मूले पे आप प्रॉपर्ली कर लेंगे, कैलकुलेशन बस करना है, वो भी प्रिकॉशन के साथ, तो इजीली आप आंसर अप्रोच कर लोगे। चलो स्टूडेंट्स, इसे स्टूडेंट क्या करते हैं, इरेज कर दिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन हमारे लिए है क्या, अच्छा, a copper wire has a resistance of 5 ohm. A copper wire has a resistance of 5 ohm. ठीक है,
अच्छा, अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम मास एंड डबल इन लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम mass, another copper wire of same mass and double length of the first wire and double length of the first wire. Find the resistance of second wire. Find the resistance of second wire. जरा क्वेश्चन रीड करिए स्टूडेंट, देखिए क्या है यहाँ पे कि कोई कॉपर वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। हमारे पास कोई दूसरा कॉपर वायर है उसी उतने ही मास का, कहने का जितना मास इस कॉपर वायर का है उतनी मास का हमारे पास दूसरा कॉपर वायर है, सेम मटेरियल का है ना, सेम मटेरियल का है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो पहले वाले वायर के कंपैरिजन में क्या है, 2 टाइम्स है, डबल है। तो बताओ ये जो सेकेंड रेजिस्टेंस है यानी कि जो डबल लेंथ वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इस लाइन के पहले तक इसकी इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को पुट अप करते हैं, क्या मिलता है वो देखते हैं, फिर उसी का यूज हम अगले में कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो आपको गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का 5 ओम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज L, क्रॉस सेक्शन एरिया L, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं स्टूडेंट्स A एंड रेसिस्टिविटी ले लेते हैं रो, ठीक है। तो इस हिसाब से बताओ यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए बनेगा, यानी कि रो L अपॉन ए की जो वैल्यू आएगी 5 ओम आएगी, इक्वेशन 1 है, क्योंकि R की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो रो L अपॉन ए जो 5 किसके इक्वल आएगा, 5 के, ठीक है। अब जो दूसरा कॉपर वायर लिया गया है फॉर सेकेंड कॉपर वायर, इसके लिए क्या खास बात है, देखिए इसका सब कुछ सेम है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, सेम मटेरियल क्या भी है, बस इसका लेंथ क्या हो गया है, पहले का डबल हो गया है। तो अगर हम इसके लेंथ को L बोलेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ L है, यानी कि L इस केस में क्या है 2L, ठीक है। यानी कि सेकेंड वायर का जो लेंथ है स्टूडेंट्स तो पहले के कंपैरिजन में क्या है, डबल है, क्योंकि बस लेंथ ही चेंज हुआ है, बाकी मटेरियल सेम है और आई थिंक क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो इसके लिए रेसिस्टिविटी भी रो ही होगी, ठीक। इसके लिए हम रेसिस्टिविटी की अगर बात करेंगे तो भी कितनी होगी, रो होगी, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा है ना स्टूडेंट्स, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा रेसिस्टेंस का, बताओ R डैश निकाला जाए तो रो L डैश अपॉन में ए होगा कि नहीं, कंफर्म, रो L डैश अपॉन ए, रो वही रहना है, L डैश की जगह 2L रखना है, अपॉन में ए वही रहना है, यानी अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से R डैश क्या आ जाएगा, अलग करते हैं, 2 अलग कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन में ए, और रो L अपॉन में ए की वैल्यू देखिए वहां से क्या है, इतनी पूरे की वैल्यू वहां पहले इक्वेशन में 5 दी हुई है, तो देखिए ये जो R डैश आपका आएगा 2 × 5, यानी R डैश कितना आ गया फाइनली 10 ओम। क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो क्वेश्चन देख लिया आपने, कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन था, हमने पहले इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा, फिर इस पूरे वैल्यू को एक्सप्रेस किया और इस एक्सप्रेशन का यूज हमने लास्ट इक्वेशन में, मतलब लास्ट अपने क्वेश्चंस में कर लिया। यानी कि ये जो सेकेंड रेजिस्टेंस, सॉरी जो सेकेंड कॉपर का वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 ओम आएगा, ठीक है। इसे भी रेज करते हैं, चलिए थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो जाए, सॉरी वो मिलाने वाला काम है, चलिए इसे भी रेज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अच्छा डेरिवेटिव, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, अच्छा इफ इट डायमीटर इज डबल रिमेनिंग लेंथ। क्वेश्चन है
हाउ विल अ रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज इफ its diameter double कीपिंग ब्रैकेट में साथ दिया हुआ है कीपिंग लेंथ सेम। क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी वायर के रेजिस्टेंस से क्या इफेक्ट आएगा यदि हम उसके डायमीटर को डबल कर दें, लेकिन लेंथ को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। तो इसका भी अप्रोच वैसे ही करते हैं नॉर्मली। तो हम जानते हैं क्या है, यहाँ पे कुछ गिवन आपको नहीं है, बस इतना आपको मानना पड़ेगा, लेट इट्स डायमीटर, ठीक है, लेट इट्स डायमीटर इज डी, ठीक है। और एक चीज आपको बात पता है, डायमीटर और रेडियस में रिलेशन कितना होता है, जो डी होता है वो 2 टाइम्स ऑफ आर होता है, या यूं कहिए कि यहाँ से जो आर होता है वो d/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अगर मान लीजिए अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेते हैं, R लेते हैं, तो रो एल अपॉन में ए आता, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। और मैंने आपको अभी बताया कि वायर कैसा होता है, वायर इन जनरली कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल का मतलब ये सिर्फ सर्कुलर होता है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया का एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में जो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस केस में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आज डायमीटर डबल हो चुका है, अगर यहाँ पे आर रखना नहीं चाहेंगे, खैर चलिए कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ d के टर्म में लिखना चाहेंगे इसको, r है ना, तो d के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई, r की जगह d/2 रखेंगे तो d²/4, यानी एरिया अगर पाई डायमीटर के टर्म में निकालना होगा तो वो आ जाएगा आपका d² × π/4। ये आपका रिलेशन, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला है पाई आर के टर्म में, लेकिन डायमीटर के टर्म में d² π/4 होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, डायमीटर जब d था तो उस समय एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था, ए था। अब डायमीटर पहले का कितना हो गया है, डबल कर दिया गया है। तो अब देखो यहाँ आते हैं, लेट न्यू डायमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, लेट न्यू डायमीटर क्या ले लें, d' ले लें। तो d' पहले का कितना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो बताओ इस केस में जो नया रेजिस्टेंस आएगा r' वो रो एल अपॉन में ए आता, ए जो d² π/4 होता वो क्या हो जाता, d' का स्क्वायर π/4। क्या मेरी बात समझ में आई है? यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया d² π/4 था, चूंकि हमने d' मान लिया है न्यू डायमीटर, तो हो जाएगा रो एल अपॉन d' का स्क्वायर इंटू π/4। अब d' क्या है, पहले का 2 गुना हो गया। तो चलो रखते हैं, अभी रखते हैं क्या, अब आगे यहाँ से r' आ जाएगा स्टूडेंट्स रो इंटू एल डिवाइडेड बाई π/4 एज इट इज रहने दीजिए। d' की जगह क्या रखिए, 2d, ठीक है। 2d का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4d²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और आगे कैलकुलेशन करिए, r' आ जाएगा, ठीक है, r' आ जाएगा रो इंटू एल अपॉन में π/4 इंटू d² इंटू 4, और d² इंटू π/4 किसके बराबर है, a के बराबर है कि नहीं, बोलो। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है। तो रखो रो एल अपॉन में a इंटू 4, और रो एल अपॉन ए किसके बराबर है, रो एल अपॉन ए आर के बराबर है, कैपिटल आर के। तो यहाँ से जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो r/4, यानी पहले की कंपैरिजन में ये 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी इसकी वैल्यू। क्वेश्चन फिर से समझिए, कोई हमारे पास वायर था, बोला गया है कि उस वायर का डायमीटर अगर हम डबल कर दें और उसके लेंथ को सेम रहने दें तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने उसके डायमीटर को d मान के कैलकुलेशन किया, तो हम रेजिस्टेंस जानते थे इसके बराबर होता था, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या किया, डायमीटर के टर्म में निकाला तो d² π/4 आया। अब हम क्या करेंगे, न्यू डायमीटर d' मानेंगे। न्यू डायमीटर d' मानेंगे तो पहले का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स है। पूरा वैल्यू पुट किया और फाइनल कैलकुलेशन क्या निकला कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा पहले का 4 टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई? चलो इरेज करते हैं और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इरेज कर रहे हैं इसको, देख लीजिए, ठीक।
चलिए अब जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या यहाँ पे इन्होंने दिया है। खैर अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराने बाकी हैं। अच्छा क्वेश्चन है the radius of a wire becomes I think half of its original after stretching. Calculate new distance. Becomes half of its original value, है ना, ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर स्ट्रेचिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। क्वेश्चन देखिए, अगर हम किसी वायर को खींचते हैं तो अपने ओरिजिनल लेंथ से उसका जो रेडियस है, उस वायर का रेडियस वो ओरिजिनल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हमें इस केस में नया रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई वायर था, हमने उसको खींचते उसका जो रेडियस है वो पहले की तुलना में क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, वही काम करना है कि हम लेट इट्स रेडियस इज स्मॉल आर। अगर रेडियस को स्टूडेंट स्मॉल आर लेते हैं तो बताओ रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर आएगा। ये समझ में आ रहा है, एक ही जगह में पाई आर स्क्वायर रख दिया, इसे क्वेश्चन वन रखेंगे। लेकिन नाउ न्यू रेसिस्टेंस ठीक है, बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो बताओ अगर न्यू रेजिस्टेंस आर डैश मानोगे, ठीक है, तो आर का हाफ होगा कि नहीं, पहले का हाफ हो गया है। ठीक, तो इस केस में अगर आर डैश के कंपैरिजन में तुम न्यू रेजिस्टेंस आर डैश निकालोगे तो हो जाएगा रो एल अपॉन में पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की जगह हम क्या रखेंगे, आर बाई टू रखेंगे। चलिए रखते हैं, रो एल अपॉन में पाई आर डैश की जगह आर बाई टू रखेंगे, आर बाई टू का होल स्क्वायर। हमने ये आर डैश आर बाई टू रखा क्योंकि क्वेश्चन में आर बाई टू दिया है। आगे बढ़ेंगे, रो एल अपॉन में पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आगे बढ़िए, रो इंटू एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये 4 क्या है, ऊपर चला जाएगा, इंटू 4, यानी जो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश आएगा वो आपका 4 इंटू रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। और रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, कैपिटल आर की, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ से आप आएगा 4 इंटू आर, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस स्टूडेंट होगा वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसके ठीक पहले क्या था, जब डायमीटर डबल किया गया था तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो गया, लेकिन जब रेडियस पहले का हाफ हुआ तो उस केस में जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले का 4 टाइम्स हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई, इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली देख लीजिए। ठीक है, अब इसे यूज करते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत कम है, चलो कोई नहीं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 2 वायर ऑफ सेम मेटल एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। क्वेश्चन है 2 वायर ऑफ सेम मेटल एंड सेम क्रॉस सेक्शन, सेम मेटल एंड सेम cross section area has ratio of length ratio of length कितना स्टूडेंट, आई थिंक 2:1, ratio of length 2:1। find the ratio of their resistances। क्वेश्चन होगा आपके लिए, find the
रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंसेस। क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास दो वायर हैं जो सेम मेटल के हैं और उनके क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, सेम है, लेकिन उनके लेंथ का जो रेशियो दिया है वो 2:1 है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, उनके रेसिस्टेंस के रेशियो को कैलकुलेट करना है। बहुत सही, ठीक है। हम क्या करेंगे, है ना, वायर फर्स्ट के लिए और वायर सेकेंड के लिए सारा कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। वायर फर्स्ट और वायर सेकेंड के लिए बताओ। वायर फर्स्ट के लिए जो सेम मेटल है तो जो रो इसके लिए होगा वही रो इसके लिए भी होगा, ठीक। जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए इसके लिए होगा यही क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लिए होगा। लेकिन खास बात, अब इन दोनों में दो चीज कॉमन दे दिया है, L1 और L2। लेंथ इसके लिए L1 मान रहे हैं, इसके लिए L2, उसका जो रेशियो दिया है 2:1 दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो L1 अगर आप निकालेंगे, L1 जो आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ L2 के बराबर आएगा। ये रिलेशन हमारे पास मौजूद है। इनके रेसिस्टेंस का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो चलो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके इस वायर के करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस R2 लें तो इसके करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1। तो बताओ, अगर R1 के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो रो L1 अपॉन में A इक्वेशन 1, और R2 के लिए अगर एक्सप्रेशन स्टूडेंट लिखोगे तो रो L2 अपॉन में A इक्वेशन सेकेंड। R1 R2 का एक्सप्रेशन आ गया। इनका रेशियो पूछ रहा है तो जरा रेशियो निकालो, R1 बाई R2 क्या आ जाएगा, रो L1 अपॉन में A टोटल डिवाइडेड बाई रो L2 अपॉन में A। समझ में आई बात, आगे बढ़िए। अब देखिए ये हो जाएगा रो L1 अपॉन में A, ये रिवर्स हो जाते हैं, A अपॉन में रो इंटू L2, रो सॉरी ए कैंसिल होगा, रो कैंसिल हो गया। L1 बाई L2 की वैल्यू क्या है, L1 बाई L2 की वैल्यू 2/1 है। यहाँ से देखो L1 और L2 की वैल्यू क्या है, 2/1। तो यहाँ से जो R1 और R2 की वैल्यू आई वो आपकी आई थिंक, रुको ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगी L1 बाई L2, यानी कि वही क्या 2:1, यानी रेसिस्टेंस और सॉरी रेसिस्टेंस का जो रेशियो है वो भी कितना मिला, 2:1 ही मिला। कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन था उस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो क्या बात समझ में आई। चलिए इसकी भी इरेजिंग करते हैं, मीन्स इसको भी इरेज करते हैं, और क्या, चलो इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन मिल जाता है उसको लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, द रेसिस्टेंस शायद करा दिया क्या, 5 वाला था। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स व्हाट वुड बी इट्स यूसेज। देखिए क्वेश्चन है, अब जरा स्टूडेंट्स अब बदलते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ये रो एल अपॉन ए पे बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। अब हम जरा इलेक्ट्रिक पावर और हीट प्रोडक्शन पे भी कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं हम, लिख रहे हैं यहाँ पे, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a resistance of 100 ohm, passes through a resistance of 100 ohm for 15 minutes. Passes through 100 ohm for 15 minutes. Calculate the heat produced. क्वेश्चन है फाइंड या कैलकुलेट कह सकते हैं, फाइंड the amount of heat produced. थोड़ा बदल दिया गया, हीट प्रोड्यूस पे हम क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ दिया है, 4 एम्पियर की करंट पास होती है किसी 100 ओम रेसिस्टेंस वाले वायर है, किसी कुछ भी होगा, कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, हीट प्रोड्यूस पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट पिछली क्लास में ध्यान दीजिए, जब हमने हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला डिराइव किया था तो आपका आया था H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, याद है। इसी को हमने क्या नाम दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला था। तो यहाँ पे करंट भी आपको दिया है, रेसिस्टेंस भी दिया है, हाँ टाइम मिनट में तो उसको किसमें बदल लेंगे, सेकंड में बदल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है
वो गिवन क्या है, आई आपका दिया है स्टूडेंट 4 एम्पियर, कैपिटल आर दिया है 100 ओम, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। कैलकुलेट कर लीजिए 15 इंटू 60 यानी कि 900 सेकेंड। टाइम किसमें आ गया, सेकेंड में, वो भी कितना 900। तो बस हमारा काम बन गया, हमने हीट प्रोड्यूस क्या आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस या यूं कहिए एच क्या जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर की वैल्यू अगर रखी जाए तो 4 का स्क्वायर, ठीक, इंटू रेसिस्टेंस है 100, टी है कितना 900। कैलकुलेशन करिए 16 इंटू 100 इंटू 900 और कैलकुलेशन करिए 16 9 जा 144, 144 इंटू 1230 यानी 10 टू द पावर 4 या यू कहिए एच जो आएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देखिए हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस दौरान, 1.44 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। करना क्या था, फॉर्मूला देखा हमने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वैल्यू को फाइंड आउट कर सीधा पुट किया, ठीक है। इसे इरेज कर दिया स्टूडेंट्स, समझ में आया हीट प्रोड्यूस वाला क्वेश्चंस। इरेजर कहाँ गया, ठीक, आइए इसे इरेज करते हैं, ठीक, इरेज करने जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, ठीक। It sends current at 2 ampere. It sends current of 2.5 ampere. फाइंड करना है हमको, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पावर डिलीवर टू द बल्ब और एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब इन 5 मिनट। फर्स्ट फाइंड करना है पावर डिलीवर्ड टू द बल्ब, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बल्ब इन 5 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट, इन 5 मिनट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देखिए। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, किसी बल्ब से कनेक्टेड है, या यूं कहिए कि एक बल्ब 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और ये बल्ब ये बैटरी बल्ब को 2.5 एम्पीयर का करंट क्या करती है, सेंड करती है, सप्लाई करती है। हमें दो चीज बतानी है कि इस बल्ब के थ्रू पावर कितना डिलीवर्ड होगा, कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा और इस बल्ब के पास कितनी एनर्जी जा रही होगी 5 मिनट में, कितनी जूल ऑफ एनर्जी 5 मिनट में गई होगी। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, जरा डिस्कस करते हैं। तो चलिए गिवन क्या है, देख लेते हैं। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है, I इज इक्वल टू गिवन है 2.5 एम्पियर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पावर हमको कैलकुलेट करना है। पावर के कई फॉर्मूले हैं। शुरुआती फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन V था, सॉरी एनर्जी U ही थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, Q इंटू V बाई T नाम दिया था, ठीक। Q को अगर Q के जगह तुम रखते क्या, अगर रखते तुम I इक्वल टू क्यू बाई टी के फॉर्म में, या जनरली यहाँ से फॉर्मूला P का एक और फॉर्मूला सामने था, V स्क्वायर बाई आर, या V की जगह आई आर रखो, I है ना, आई स्क्वायर अपॉन में आर रखकर जाएगा, V की जगह आई आर, ठीक है। यहाँ से पावर का एक और फॉर्मूला बन के आएगा V इंटू आई, ठीक है। ये देख रहे हो फॉर्मूला, आप कैलकुलेशन करेंगे पावर की कई एक्सप्रेशन सामने आएंगे, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो हमें कौन सा यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। V दिया है, I दिया है, पावर निकाला जा सकता है, बताओ तो पावर क्या आ जाएगा, V है 12 इंटू 2.5 यानी पावर आपका आ जाएगा, ठीक है, 25 50 कैरी 5, 25 से कम 25 30 यानी कि 30 वाट। पावर कितना आ जाएगा 30 वाट का ये
ठीक है स्टूडेंट्स, या पावर को कहिए 30 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि वाट को हम जूल पर सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। तो पावर 30 वाट का आया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, और मैंने आपको बताया एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब क्या, पावर इनटू टाइम। कहीं भी कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी जो डिलीवर होगी उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी कंज्यूम, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा पावर इनटू टाइम। कितना पावर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस डेवलप हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है। तो चूंकि 5 मिनट में पूछ रहा है तो यहाँ पे बताओ पावर अभी भी हमने कैलकुलेट किया है 30 इंटू टाइम 5 मिनट है, 5 इंटू मिनट को किसमें बदल देना है, सेकेंड में 60। बोलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 30 इंटू 300 यानी कि 9000 30। ठीक है, और फिर 3 9000 जूल। याद है ये कितनी यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी, 9000 जूल के बराबर एनर्जी ट्रांसफर होगी। देख लीजिए आप कैलकुलेशन, यहाँ पे आप इसको रखेंगे जूल पर सेकेंड और यहाँ से सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर जूल में आएगा 9000 जूल, या यू कहिए इज इक्वल टू 9 किलो जूल। इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या ट्रांसफर होगी उस बल्ब को अगर हम 5 मिनट तक यूज करें तो हीट प्रोड्यूस, एनर्जी वाले फॉर्मूले समझ में आ गए स्टूडेंट। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट सेम इसी के, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए परेशान नहीं होना है, सीधे कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूले को प्रॉपर्ली देखना है, उनमें क्या टर्म मौजूद है उनको देखना है। ठीक है, और बस कैलकुलेशन करना है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल, शायद आई थिंक वही होना चाहिए, हाँ वही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पे भी क्वेश्चन पूछता है। हमने रेसिस्टेंस वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं करवाया, हाँ हो तो क्या रेसिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेशन कराए। हाँ तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पे बात करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखता हूँ वहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन है, अ रूम हैज 2 ट्यूबलाइट, अ रूम हैज 2 ट्यूबलाइट, comma, a fan and a TV, a fan and a TV। ठीक, आगे क्या है, Each ट्यूबलाइट draws 40 watt, फैन 80 watt, टीवी 60 watt। Each ट्यूबलाइट draws 40 watt, comma, फैन draws 80 watt and 80 watt है ना, ठीक, एंड टीवी ड्रॉज 60 वाट। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो रहा है। आगे क्या है, हो गया इतना। द ट्यूबलाइट केप्ट ऑन फॉर 5 आवर, द फैन 12 आवर, टीवी 8 आवर। द ट्यूबलाइट केप्ट ऑन फॉर 12 आवर, फैन कितने घंटे के लिए यूज किया जा रहा है, 12 आवर, टीवी 8 आवर, फॉर 12 आवर एंड टीवी फॉर 8 आवर। इतनी बातें हो गई, 12 आवर होना चाहिए यहाँ पे। अब क्या करना है, एवरी डे 12 आवर, एवरी डे लिखना बहुत जरूरी होगा, एवरी डे। अब क्या है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3 अच्छा, द रेट ऑफ electrical energy, the rate of electrical energy is 3.10 kilowatt per hour. Find the cost of electricity in 30 day month। क्वेश्चन बड़ा बड़ी जरा अच्छे से पढ़ लीजिए।
कोई रूम है उसमें 2 ट्यूबलाइट है, ठीक है, एक फैन है, एक टीवी है, ठीक, और जितने ट्यूबलाइट हैं उनमें से हर ट्यूबलाइट 40 वाट पावर ड्रॉ करता है, फैन 80 वाट का पावर ड्रॉ करता है, टीवी 60 वाट का ड्रॉ करता है, ट्यूबलाइट पूरे एक दिन में 12 आवर के लिए रन कर रहा है, फैन सॉरी कैसे उल्टा हो गया, कुछ गलती होगी इसमें, रुको, ट्यूबलाइट 5 आवर के लिए है, ट्यूबलाइट यहाँ पे जो है ना वो 5 आवर के लिए है। ट्यूबलाइट को पूरे एक दिन में 5 आवर चलाया जाता है, फैन को 12 आवर, टीवी को 8 आवर चलाया जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट 3 रुपीज 10 पैसा पर किलोवाट आवर हो तो पूरे एक महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। तो क्या काम करना है इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होते हैं, क्या करते हैं ओवरऑल पूरी सिचुएशन को पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से, फिर क्या करते हैं सभी जो भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सबके करस्पॉन्डिंग टोटल पावर कैलकुलेट करते हैं कि पावर कितना इसमें डेवलप, इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, फिर उन सब पावर के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल करके हम क्या करते हैं 30 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टेप कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि फैन है, टीवी है, ट्यूबलाइट है ना, अच्छा तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल पावर थ्रू ट्यूबलाइट, ठीक है स्टूडेंट, ट्यूबलाइट के थ्रू कितना पावर आने वाला है देख लो यहाँ से, ट्यूबलाइट के थ्रू पावर आपका आएगा, चूंकि ईच ट्यूबलाइट 40 वाट का पावर ड्रॉ कर रहा है, लेकिन टोटल ट्यूबलाइट कितने हैं 2 ट्यूबलाइट हैं, तो 2 into 40 यानी ट्यूबलाइट ने कितना पावर वाट ड्रॉ किया 80 वाट, ठीक टोटल। अब टोटल पावर थ्रू फैन, चूंकि फैन कितने हैं हमारे पास, अच्छा एक फैन है और एक फैन कितना ड्रॉ कर रहा है 80 वाट का, वो भी ड्रॉ कर रहा है, कोई बात नहीं। और अब टोटल पावर थ्रू टेलीविजन, टीवी भी एक ही है लेकिन ये कितना वाट का ड्रॉ कर रहा है 60 वाट का। तो ट्यूबलाइट, फैन और टीवी तीनों मिला करके कितना पावर डेवलप करेंगे या पावर इनके थ्रू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे, सेपरेट निकाला अब इन तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल पावर थ्रू ऑल अप्लायंसेस, क्या हो जाएगा बताइए, 80 + 18 + 16 120 60 180 वाट का पावर आएगा सबके थ्रू, ठीक है। अच्छा पावर है, देखिए इसमें क्या करना है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पूछता है तो पावर को किलोवाट में रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 180 अपॉन में 1000, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में आएगा, कैंसिल होकर के ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0.18 किलोवाट ये पावर आया। अच्छा अब पावर आ गया है तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आएगा, पावर इनटू टाइम से, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे टाइम को हम आवर में रखेंगे। तो बताओ ट्यूबलाइट 5 आवर के लिए यूज किया जा रहा है एक दिन में, फैन 12 आवर के लिए और टीवी 8 आवर के लिए, तो टोटल कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है एक घंटे में, 5 12 17, ठीक है, अच्छा नहीं 1 मिनट रुको, 8 आवर है, कोई बात नहीं, टोटल एक दिन में 25 घंटे कैसे हो सकता है, गलती हो गई 4 आवर है, सॉरी ये 4 आवर है, सब गलती हो गई, ये कितना है 4 आवर है, ठीक है। तो 4 घंटे के लिए ट्यूबलाइट यूज किया जा रहा है, फैन 12 आवर के लिए, टीवी 8 आवर के लिए, तो टोटल 24 घंटे में ये लोग पूरा 24 घंटे वहां पे बिजली यूज हो रही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट जो आएगा, खैर ये कितने समय के लिए यूज किए जा रहे हैं, टोटल टाइम इन विच दे ऑपरेट्स, वो पूरा समय जिसमें ये ऑपरेट होते हैं वो कितना है 4 + 12 + 8 यानी 24 आवर, एक दिन में 24 घंटे पूरे चल रहा है, ठीक है। तो बताओ एक दिन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा एक दिन में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना कंज्यूम होगा, पावर कितना है इसमें 0.18 इंटू कितने टाइम के लिए यूज किया जा रहा है 24 आवर के लिए यूज किया जा रहा है, तो आपका आ जाएगा
16, 18, 36, 64, 72, कैरी 7, 36 और 7 43, 4.32 किलोवाट आवर एक दिन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कितना? 4.32 किलोवाट आवर ये एनर्जी एक दिन में कंज्यूम हुई है। और 1 किलोवाट आवर का रेट कितना है? इतना। तो हमें ये एक दिन की एनर्जी कंज्यूम अभी मिली है, हमें कितने दिन की बतानी है? 30 दिन की बतानी है। तो मैं इसको कहाँ बताऊं? स्पेस तो नहीं है, यहाँ पे बताता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर देते हैं। इतना इरेज कर दें क्योंकि मुझे वो लिखना पड़ेगा आगे। चलो, ये एक दिन की एनर्जी कितनी कंज्यूम आई? 4.32 किलोवाट आवर। तो यहाँ लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे। कितना आ जाएगा? एक दिन में आ रहा है 4.32, तो 30 में आ जाएगा 30, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 4 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 1296 आता, यानी कि एक मिनट रुक जाओ, डेसिमल यहाँ पे लगाते थे, यानी कि 6 3 3 9 3 12, ठीक है। ये आपका हो जाता क्या था? -2 है ना, तो -1 60 होता फाइनली, लेकिन 1 2 1 ये होता हमारा लगभग। करते हैं अगर आप ना, तो 129.6 किलोवाट आवर, यानी एक महीने में टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होता? 129.6 किलोवाट आवर। लेकिन हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ रहा है, 1 किलोवाट आवर का बिल कितना है? 3.10। तो इतने का नहीं बता सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? एक महीने में, सॉरी टोटल दिन इंटू कितने, मीन्स सॉरी 3.10। तो कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ से, तो कैलकुलेशन करेंगे तो जनरली जो भी आएगा, आई थिंक मुझे यहाँ साइड में क्या लेना चाहिए, 129.6, ठीक है, 3.10, तो 0 0 0 0 फटाफट कर लो यार, 6 9 2 1, फिर इंटू 3 6 18, 3 3 सॉरी 3 27 28, कैरी 2 6 2 8 कम 3, जो आएगा 0 6 9 17 7 8 2 6 8 9 4 4 डेसिमल 1 2 3, यानी कि आपका टोटल रुपीज आ जाएगा 401 रुपीज 76 पैसा। समझ में आ गया? ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई। तो स्टूडेंट इस टॉपिक का ये अभी न्यूमेरिकल पावर वगैरह का हमने सारा करा दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स का, लेकिन सिर्फ सीरीज और पैरेलल वाले उसमें किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।